इस पार्टिकुलर वीडियो में एंगुलर ऑथेंटिकेशन के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं ये, जब मैं लॉगिन वाले पेज में जाऊंगा, ये वाले पेज में, तो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर रहा है एडमिन पेज पर। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसको लॉग आउट करा देता हूँ। लॉग आउट कराना बहुत ही आसान है। मैं लोकल स्टोरेज में गया क्योंकि अभी कोई बटन नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल, तो लॉग आउट कराने के लिए यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा। अभी जब इस यूआरएल को हिट करूँगा तो ये हमको लॉगिन पेज में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉग आउट हो चुका है यूजर। तो हमारा लॉगिन का प्रोसेस क्या है ऑथेंटिकेशन का, कि जब भी यूजर लॉगिन करता है, ठीक है, जब भी यूजर लॉगिन करेगा तब बैकएंड में उसका क्रेडेंशियल चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तब उसको एक टोकन प्रोवाइड करेगा बैकएंड, और वो टोकन बोलेगा कि अब तुम जब भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स यूज करोगे तो उसके साथ साथ जो रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट के साथ साथ अब टोकन टोकन भी मुझे दो। तो पहले वो टोकन को पहले वेरीफाई करेगा। जब टोकन ऑथेंटिकेट हो जाएगा तब यूजर को वो प्रोटेक्टेड रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि मे बी जो भी रिकॉर्ड में भी दे दे, अ, और मे बी डेटाबेस में डेटा को सेव करना पड़े, तो कुछ भी हो, तो वो प्रोटेक्टेड रिसोर्स को तभी एक्सेस वो कर पाएगा जब यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा, और वो ऑथेंटिकेशन होगा टोकन के माध्यम से। तो ये रहा हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन, ये डेमो एप्लीकेशन है। अगर इसका कोड अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी पा सकते हैं, मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो जो भी बेसिक चीज़ें हैं इसका मैं सीरीज में ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, बट वो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, कुछ लोगों ने मुझे ऐसा फीडबैक दिया, तो इसीलिए एक वीडियो में मैं कंप्लीट ऑथेंटिकेशन बताने वाला हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा हमारा एंगुलर ऑथेंटिकेशन का ये माई ऐप एक है एंगुलर का एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि ये देखिए टी एस कॉन्फ़िग का फाइल है। टी एस ये देख सकते हैं, ये सब क्यों है, क्योंकि मीन्स ये जो टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड ये फाइल्स हैं, टी एस लिंट का फाइल है, मतलब लिंटिन से रिलेटेड, मतलब एक पैटर्न है कि जब आप कोड कर रहे हैं तो किस फॉर्मेट में कोड कर रहे हैं, आपका स्टाइल क्या है। तो सभी लोग आपके टीम में उसी तरीका को फॉलो करेंगे, उसी कोडिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसीलिए उसका रूल है यहाँ पे आप सेट करते हैं। तो उसी रूल को सब लोग फॉलो करेंगे, ताकि क्या होगा कि टीम में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई बंदा अगर चला जाता है, नया बंदा अगर आ जाता है टीम में, तो वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेगा। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कोट मार्क है, तो कोट मार्क का सिंगल कोट होना चाहिए या डबल कोट, तो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है अब वेरिएबल अगर सपोज दैट स्ट्रिंग है तो उसमें आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं। तो अब किस में आप लिखेंगे, तो आप डिसाइड कर दिए कि अब सब लोग जो है सिंगल कोट में ही लिखेंगे। डबल कोट में अगर लिखेंगे तो एरर देगा। सेमी कॉलन, मान लीजिए कुछ वेरिएबल आप बनाए, और वेरिएबल के एंड में आपको सेमी कॉलन देना चाहिए। आप अगर नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट समझ लेता है अपने आप कि लास्ट में वो सेमी कॉलन होगा, ये ख़त्म हो गया, मतलब यही इतना ही कोड था, अब न्यू लाइन का कोड है। बट फिर भी जो है सेमी कॉलन देना थोड़ा अच्छा रहता है, इससे कोड रीडेबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाता है, और ये समझ में आएगा कि ये कोड जो है कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो बहुत ये सारे रूल्स हैं यहाँ पे सेट किया गया है। ये टी एस कॉन्फ़िग से रिलेटेड फाइल है, मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करेगा। और ये पैकेज और पैकेज लॉग डॉट जेसन जो कि आपकी डिपेंडेंसी को मैनेज करेगा, और उसके बाद एंगुलर डॉट जेसन जो कि एंगुलर से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं उसको वो मैनेज करेगा, ये जेसन फाइल, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स, तो इंडेक्स से डिफाइन कर दिया है कि एसआरसी के अंदर जो इंडेक्स है वो उसको कंसीडर करेगा। बट अगर आप दूसरा अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मेन, इसमें क्या है कि एस आर सी मेन डॉट टी एस कहाँ गया, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। एस आर सी के अंदर मेन डॉट टी एस, तो ये मेन डॉट टी एस में आ गया। तो समझ रहे हैं ना,
तो इसमें क्या कर रहा है, ऐप मॉड्यूल को ओपन कर रहा है, तो ऐप मॉड्यूल को बूटस्ट्रैप कर रहा है, क्योंकि पहला मॉड्यूल तो एक मॉड्यूल और एक कंपोनेंट तो कंपलसरी है। एंगुलर बोलता है कि एक मॉड्यूल और एक कंपोनेंट तो डालना ही पड़ेगा आपको, तो इसीलिए यहाँ पे डाला गया है। तो बूटस्ट्रैप कर रहा है, ये चेक करेगा कि ये प्रोडक्शन में है कि नहीं। अगर प्रोडक्शन अगर इनेबल है तो ये मेथड कॉल होगा और प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे जानकारी देगा, कुछ ऐसा एरर देगा ताकि डेवलपर को समझ में आए, तो कोड को आसानी से वो समझ सकता है। तो ये सारे चीज़ें हैं। तो उसके बाद आते हैं इंडेक्स डॉट, ये तो समझ ही रहे हैं, ये ऐप रूट है और बेसिकली ये एक कंपोनेंट है। अगर आप ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस में जाते हैं तो चलिए ऐप में जाते हैं और ये रहा हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा बूटस्ट्रैप, एक कंपोनेंट जो है बूटस्ट्रैप होता है वो कंपलसरी है, तो वो है ऐप कंपोनेंट। अगर इसका नेम अगर अलग रखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट जनरल जो है एंगुलर का पैटर्न यही होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जब आप CLI के थ्रू एंगुलर इंस्टॉल करते हैं, तो जो बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है एंगुलर खुद प्रोवाइड करता है। तो उन सारे पैटर्न को आप यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सेम पैटर्न बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं, तो ये बहुत बेटर होता है। ठीक है, ये आसान हो जाएगा। हालांकि आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इस सारे चीज़ों में मैं नहीं उलझाऊंगा, आप सीधे काम पे आते हैं। तो ऑथेंटिकेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहला चीज़ है कि जब यूज़र लॉगिन करेगा तो एक टोकन वहाँ से मिलेगा और टोकन को यहाँ पे स्टोर वगैरह करना है, और ईच रिक्वेस्ट में टोकन को भी अटैच करके भेजना है। ये पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि यूआरएल में अगर हम यहाँ पे एडमिन विजिट करेंगे, एडमिन अगर हम डाल दिए तो वो रीडायरेक्ट करा देगा लॉगिन पेज में। क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो प्रोटेक्टेड रिसोर्स यूज नहीं कर सकता है, प्रोटेक्टेड राउट यूज नहीं कर सकता है। तो प्रोटेक्टेड राउट यूज करने के लिए हमें लॉगिन होना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका यहाँ पे राउटिंग डाला गया है कि कौन सा राउटिंग एक्टिव होगा, कौन सा एक्टिव नहीं होगा। अगर यूज़र लॉगिन अगर है तो उसको लॉगिन अगर है तो वो फिर से तो लॉगिन नहीं करेगा ना, तो उसको लॉगिन पेज नहीं दिखाएंगे। जब भी वो आपका वेबसाइट का नेम डालेगा वो रीडायरेक्ट करा देगा डैशबोर्ड पे, क्योंकि लॉगिन ऑलरेडी है। ठीक है, अगर वो लॉग आउट करता है तब लॉगिन पेज में जाएगा। तो ये सारे जो वैलिडेशन है, दो मैं बताया कि एक राउटिंग से रिलेटेड है ऑथेंटिकेशन के लिए, और एक जो है बैकएंड से जो टोकन वगैरह आ रहा है उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो JWT टोकन को आप अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूटेबल होता है आजकल के जो मॉडर्न वेब बेस मॉडर्न जो है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे सेशन वगैरह कुछ होता नहीं है, तो हम लोग टोकन यूज करते हैं। तो टोकन में ऑथेंटिकेशन ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देख यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट्स मॉड्यूल्स वगैरह हैं इंपोर्ट किया गया है। ज़्यादा मैं इसमें नहीं उलझाना चाहता, बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ जो भी चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है मॉड्यूल्स वगैरह सब इंपोर्ट करना पड़ता है, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी नोटिस कीजिएगा कि ये एंगुलर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो हमने क्या किया, एंगुलर मटेरियल के लिए देख सकते हैं, ये रहा हमारा एंगुलर मटेरियल। एंगुलर मटेरियल के लिए जो भी मॉड्यूल्स हैं मैंने एक जगह इंपोर्ट कर दिया, और जहाँ कहीं भी रिक्वायरमेंट अगर होगा मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। तो मुझे सपोज ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में चाहिए, तो ऐप मॉड्यूल टी एस में गया और मटेरियल डिजाइन मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया। मतलब सारा कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको इंपोर्ट कर दिया तो वो सारा चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, वो ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट हो गया। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, जब भी आप इंटरसेप्टर यूज कर रहे हैं, इंटरसेप्टर के बारे में आगे हम बताएंगे, जब भी आप इंटरसेप्टर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मटेरियल डिज़ाइन मॉड्यूल इसको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो ये फिर इंटरसेप्टर काम नहीं करेगा। ये जस्ट आप माइंड में रखिए, जब इसके बारे में बताएंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। ये हो गया। अब हम चलते हैं राउटिंग की ओर। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस एक राउटिंग मॉड्यूल बनाया गया है, ये आप नोटिस कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर कुछ भी यहाँ पे नहीं रहेगा तो
ये चिल्ड्रेन, लोड चिल्ड्रेन, मतलब ये लेजी लोडिंग है। तीन टाइप का लोडिंग होता है एंगुलर में, एक लेजी लोडिंग होता है, एक ईगर लोडिंग होता है, एक प्री लोडिंग होता है। प्री लोडिंग क्या है कि बैकग्राउंड में कुछ चीज़ों को, मॉड्यूल्स वगैरह को लोड करता है। और ईगर लोडिंग का मतलब क्या है कि आपने कंपोनेंट बनाया और इंपोर्ट कर दिया ऐप मॉड्यूल में, तो वो हो गया ईगर मॉड्यूल। इसका मतलब ये है कि जब आपका एप्लीकेशन लोड होगा फर्स्ट टाइम, तो उसके साथ ही सारा कंपोनेंट, उस जो जो मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं उस मॉड्यूल में कुछ कुछ कंपोनेंट यूज करेंगे, वो कंपोनेंट लोड हो जाएगा। तो ये होता है ईगरली लोड हो रहा है, वो होता है ईगर मॉड्यूल। या फिर कोई भी कंपोनेंट अगर ऐप मॉड्यूल में डालेंगे तो सब एक बार में, जब पेज लोड होगा तो सब लोड हो जाएगा कंपोनेंट। तो ये क्या करता है, आपके पेज की स्पीड को जो है स्लो कर देता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में सारा कंपोनेंट लोड करता है। तो इससे बचने के लिए, इसको फास्ट करने के लिए लेजी लोडिंग यूज करते हैं। मतलब जो मॉड्यूल की ज़रूरत है उसी को यूज करें, उसी को लोड करेंगे। तो यहाँ पे एक आ गया कि ऑथेंटिकेशन के लिए, अब यूज़र ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटेड अगर है तो ही जो है उसको हम जो है ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स को, प्रोटेक्टेड रिसोर्स को यूज करने देंगे, नहीं तो यूज ही नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि जब यूज़र लॉगिन अगर नहीं है तो उसको यूज़र ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कंपोनेंट ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि फॉरगेट पासवर्ड हो गया, लॉगिन हो गया, साइन अप, ये सब कंपोनेंट देखने को मिलेगा। अननेसेसरी वो सब कंपोनेंट क्यों चाहिए? क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई यूज कर रहा है तो मे बी वो लॉगिन कर रहा है, तो मे बी वो पहले से जो है लॉगिन नहीं किया है, वो साइन अप करना चाहता हो, या फिर फॉरगेट पासवर्ड करना चाहता हो, या फिर वो प्रोटेक्टेड रिसोर्स वो नहीं यूज करना चाहता हो फर्स्ट टाइम में। क्योंकि ज़्यादा संभावना है कि फर्स्ट टाइम कोई विजिट करता है तो मे बी उसके पास क्रेडेंशियल ना हो, तो क्यों सारे कंपोनेंट को लोड करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तो लोड करेंगे। तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे फॉलो किए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे देख सकते हैं ये राउटिंग है बेसिकली, बट ये ध्यान रहे ये राउटिंग ऐप मॉड्यूल में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐप मॉड्यूल में या कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है राउटिंग मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल, तभी ये काम कर रहा है। राउटिंग वाला फंक्शनलिटी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप छोटे छोटे पेज में अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है एप्लीकेशन का। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाता है। तो कोड को जितना छोटे छोटे पार्ट में अगर आप ब्रेक करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, उसको रीयूज आप बड़े आसानी से कर सकते हैं फ्यूचर में। तो इसीलिए यहाँ पर ये कर दिया गया है। अब अब लोड चिल्ड्रन क्या है? लोड चिल्ड्रन मतलब लेजी लोडिंग। अगर कभी भी कोई अगर डोमेन को यूज किया, अगर कुछ भी राउट नहीं डाला, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड यानी लॉगिन पेज को ओपन होगा। तो वो सब चीज़ मतलब हमने क्या किया, रीडायरेक्ट कर दिया एक अनदर मॉड्यूल में। उस मॉड्यूल का नाम है ऑथ मॉड्यूल। ठीक है, तो ऑथ मॉड्यूल ओपन हो गया वहाँ पे। फिर यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि एडमिन। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, थोड़ा गौर कीजिएगा। चलिए हम इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे नोटिस करिएगा कि ऑथ मॉड्यूल और ये जो है कैन एक्टिवेट बिफोर लॉगिन, मतलब लॉगिन से पहले ही एक्टिव रहेगा। और ये ऑथ गार्ड, कैन एक्टिवेट ऑथ गार्ड। ऑथ गार्ड क्या है? एक गार्ड है। बिफोर लॉगिन क्या है? गार्ड है। बिफोर लॉगिन गार्ड एक गार्ड है। तो गार्ड क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर यूजर अगर लॉगिन अगर है तो फिर कैन एक्टिवेट इसको एक्टिवेट कर देगा। यानी कि ये जो ऑथ गार्ड और बिफोर लॉगिन गार्ड है वो बुलियन वैल्यू में इसको वैल्यू प्रोवाइड करता है। और अगर ये एक्टिवेट अगर होगा, मतलब अगर ट्रू अगर होगा, मतलब एक्टिवेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो ट्रू और फॉल्स कर देंगे। अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये एक्टिवेट रहेगा, नहीं तो ये एक्टिवेट नहीं रहेगा। तो अगर सपोज दैट यूजर अगर लॉगिन अगर है तो ये वाला राउट काम करेगा। ठीक है, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो ये वाला राउट काम करेगा। तो और इसी बीच में हमको रीडायरेक्ट भी करना है कि अगर सपोज दैट ये तो एक्टिवेट नहीं है राउट, बट हम इसको एडमिन में रीडायरेक्ट कर देंगे। और एडमिन अगर मान लीजिए यूजर लॉगिन अगर है तो फिर भी अगर कोई लॉगिन पेज अगर ओपन करेगा तो हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। तो ये सारे चीज़ को कहाँ मैनेज करते हैं हम लोग? तो हम लोग मैनेज करेंगे बिफोर लॉगिन गार्ड में। ठीक है, गार्ड में करेंगे इसको। तो पहले गार्ड को समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो गार्ड क्रिएट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, गार्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आपको एक कमांड रन करना पड़ेगा। cd my app, इस फोल्डर में मैं चला गया और ng जनरेट गार्ड GUARD गार्ड, और गार्ड का नेम डाल दीजिए।
ABC1, अब मैं इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे पूछेगा कि गार्ड के लिए तुम कौन सा, मतलब जो कोड कुछ स्केलेटन जनरेट कर रहे हो, जो बेसिक स्केलेटन है कोड का, वो कौन किसके लिए चाहिए? कैन एक्टिवेट के लिए चाहिए, कैन डीएक्टिवेट चाइल्ड के लिए चाहिए, कैन डीएक्टिवेट और कैन लोड के लिए चाहिए। तो आपको किस लिए चाहिए? कैन एक्टिवेट के लिए। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेस अगर यूज करेंगे तो स्पेस से जो है नीचे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार मार्क मतलब ये पहले सिलेक्टेड है, तो आप इसको इंटर करिएगा तो जनरेट हो जाएगा। इस टाइप के फाइल जनरेट हो जाएंगे। मैं पहले से जनरेट किया था, मैं उसी को दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिक स्केलेटन, बेसिक कोड पहले से जनरेटेड आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको कोड यहाँ पे मिल गया बड़े आसानी से। नाउ अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, जब एक्टिवेट है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब ये यहाँ पे फंक्शंस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इसका टाइप है ऑब्जर्वेबल। देखिए, ये सब कोड को आपको कंफ्यूज देख कर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कोड एंगुलर पहले से आपको प्रोवाइड कर दिया है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। बस आपको यही दिमाग लगाना है कि ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। आपको सिंपल, आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे कि अगर वो सेट, यहाँ पे आप लॉजिक में क्या लिखेंगे? चेक करेंगे कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड अगर है, ट्रू भेजो, नहीं तो फॉल्स भेजो। तो ये सारे चीज़ को यहाँ पे हम मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगाकर उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू और फॉल्स भेजेंगे, और उस गार्ड को आप एक्सेस करेंगे राउटिंग में। तो राउटिंग में एक बार मैं फिर से चलता हूँ, auth routing डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, ये रहा हमारा राउटिंग। नाउ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कैन एक्टिवेट जो आप यूज कर रहे हैं गार्ड, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? गार्ड आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें चेक कर कंडीशन वगैरह चेक करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स में वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग मतलब कैन एक्टिवेट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। देखिए कैन बिफोर लॉगिन गार्ड यहाँ पे डाला हुआ है। इसका एक बेसिक, ये जो है बेसिक सिंटैक्स है। अब इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ये जो भी रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो एक्टिव, नहीं तो इनएक्टिव, मतलब एक्टिवेट नहीं रहेगा और आउट। तो ये सारे चीज़ रहेगा। तो जो पहले से बना हुआ है उसको मैं दिखाता हूँ। तो मैं चलूँगा गार्ड, ओके ओके ओके, तो ओके, तो मैं चलूँगा गार्ड में। गार्ड में आपको ऑथ गार्ड में पहले दिखा देता हूँ। देखिए ऑथ गार्ड ये क्या कर रहा है, एक मैं कंडीशन डाला। ठीक है, ये कंडीशन क्या कर रहा है? दिस डॉट ऑथेंटिक ऑथ सर्विस, ऑथ सर्विस में यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंजेक्ट किया, एक सर्विस में बनाया ऑथ सर्विस, और वहाँ से ईच लॉगिन मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। और ईच मेथड हमको ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। वो पहले लोकल स्टोरेज से में भी डेटा को चेक करे कि अगर लॉगिन अगर होगा तो लोकल स्टोरेज में उसका इन्फॉर्मेशन होगा, तो वो सब चेक करेगा। चेक करने के बाद हमको जानकारी देगा कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, इसको तुम ये एक्टिवेटेड है, मतलब इसको यूज करने दो ये राउट को। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स कर, ट्रू भेजेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, नहीं तो क्या होगा? रिटर्न फॉल्स कर देगा। अब देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए सपोज दैट पहले से ये लॉजिक क्या बोलता है, अगर लॉगिन अगर है तो ट्रू करो, और लॉगिन अगर नहीं है तो फिर उस राउट को एक्सेस नहीं कर सकता है, तो उसको रीडायरेक्ट कर दो नल वाला में। मतलब जो भी राउट यहाँ पे डालेंगे वहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसको भेज दो, रीडायरेक्ट कर दो। तो ये चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अब सिमिलर चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ये हुआ हमारा बिफोर लॉगिन गार्ड। बिफोर लॉगिन गार्ड में तो उल्टा होगा, पहले चेक करेगा कि लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन नहीं है तब एक्टिवेट करेंगे, अगर लॉगिन अगर है तो एडमिन में भेज देंगे। अब लॉगिन है तो फिर लॉगिन पेज क्यों दिखेगा? वो तो डैशबोर्ड दिखेगा ना, एडमिन पेज दिखेगा, तो इसीलिए यहाँ पे भेज दिए। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ये तो हो गया ऑथेंटिकेशन के लिए राउटिंग का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तो राउटिंग के लिए हो गया। अब हम मेन मुद्दा की ओर आते हैं। अब हम जाएंगे, अब हम चलेंगे यहाँ पे सर्विस राउटिंग में, और ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, और यहाँ पे हम रीडायरेक्ट कर दिए हैं ऑथ मॉड्यूल को। ऑथ मॉड्यूल मतलब कोई कुछ भी नहीं देगा तो ऑथ मॉड्यूल में चला जाएगा, तो कुछ भी नहीं दिया तो ऑथ मॉड्यूल में चला गया। तो ऑथ मॉड्यूल में चलते हैं। तो ये रहा हमारा ऑथ मॉड्यूल, मैं इसको बंद कर देता हूँ, और ये रहा ऑथ मॉड्यूल। ऑथ मॉड्यूल डॉट टी एस में आप जाएंगे तो जो जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हो रहे हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा।
लाइक ऑथ राउटिंग, मतलब यहाँ पे भी राउटिंग इस्तेमाल किया गया, इसका अपना एक राउटिंग है। तो वो राउटिंग यहाँ पे आ गया, ऑथ राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। फॉर्म मॉड्यूल और रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जो जो भी इसी पार्टिकुलर मॉड्यूल के लिए जो जो भी मॉड्यूल और कंपोनेंट अगर आप यूज करना चाहते हैं उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये ऑथ मॉड्यूल डॉट टी एस है, ये जो है मॉड्यूल ऑथेंटिकेशन के लिए ही है केवल। ठीक है, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेशन के लिए अलग मॉड्यूल बना दिया, तो जाहिर सी बात है उसे मॉड्यूल से रिलेटेड फंक्शनलिटी ही रखेंगे, इसीलिए यहाँ पे मॉड्यूल से रिलेटेड फंक्शनलिटी ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अब जैसे कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यूज किया है, डिक्लेयर कर दी, लॉगिन कंपोनेंट यूज हुआ है, साइन अप कंपोनेंट यूज किया है, और एक ऑथ कंपोनेंट यूज किया है, ये सारा कुछ यहाँ पे डाल दिए। अब हम राउटिंग की ओर आगे चल बढ़ते हैं। तो राउटिंग में यहाँ पे गए, राउटिंग में देखेंगे कि ये नल, यानी कि वहाँ पर भी नल था। एक सेकेंड, मैं यहाँ उसको भी ओपन कर लेता हूँ, ऐप राउटिंग डॉट टी एस में। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पर भी नल था, मतलब नल, फिर यहाँ पर भी नल है, यहाँ पे रिडायरेक्ट आ गया, रिडायरेक्ट कर दिया हो, तो यहाँ पर भी नल, फिर यहाँ पर भी नल है, मतलब ये वाला कंपोनेंट ओपन होगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, केवल डोमेन नेम रहेगा। मेरे केस में लोकल होस्ट 4200 है। तब लॉगिन पेज ओपन हो गया। अब देखिए लॉगिन पेज में क्या क्या किया गया, चलिए इसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा लॉगिन पेज। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लॉगिन के लिए एक फॉर्म बनाया गया है, और ये रिएक्टिव फॉर्म है। रिएक्टिव फॉर्म के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन आउट ऑफ द बॉक्स एंगुलर प्रोवाइड करता है, और एंगुलर इस फॉर्म के मदद से आप वैलिडेशन और बहुत सारे चीज़ आप कर सकते हैं बहुत इजीली। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको, तो आप नोटिस करेंगे, देखिए ये रहा हमारा इंडेक्स इनपुट। यहाँ पे देख सकते हैं एंगुलर द्वारा प्रोवाइडेड कुछ कुछ क्लासेस यहाँ पे मिल जाते हैं। एनजी टच्ड, मतलब अगर हम कुछ मतलब टच कर दिए तो ये टच्ड हो गया। अगर ये वाला देखेंगे पासवर्ड वाला, तो अभी तो टच नहीं किए हैं, तो देखते हैं ये टच है कि नहीं। तो ये देखिए ये अनटच्ड होगा। एनजी इनवैलिड, ये इनवैलिड है, ये अनटच है। तो ये सारे क्लास मिल जाते हैं, कई सारे क्लास मिल जाते हैं। इन सारे क्लास के ऊपर आप CSS लिख सकते हैं, और इस CSS को बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, और ब्यूटीफुल इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे तो इसका जो आप फॉर्म का डिटेल अगर प्रिंट करेंगे तो उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली आपके जो है काम को बूस्ट कर देगा। ठीक है, आप बहुत सारा फंक्शनैलिटी उसको पकड़ कर सकते हैं। चलिए उसमें तो नहीं जाएंगे अभी, उसके बारे में अगर फॉर्म के बारे में जानना है तो म, मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिए, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, अब NG ऑन सबमिट में आते हैं। अब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि सबमिटेड, मतलब हम ट्रू कर देंगे। क्या होता है ना, पहले अगर हम यहाँ पे क्लिक कर लिए एक बार तो ये डिसेबल हो जाना चाहिए, तो क्लिक कर लिए तो ये डिसेबल होगा, और अगर कुछ अगर वहाँ से रिस्पॉन्स अगर कुछ आया तो इनेबल हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 2-3 बार कोई अगर ना कर दे क्लिक उस सब चीज़ के लिए, तो हम यहाँ पे सबमिटेड ट्रू, मतलब इसको बाद में यूज कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि सबमिट हुआ है पहले या नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि ये एरर दिखाना है, तो हम ये दिखाएंगे कि सबमिट अगर हुआ है तब चेक करो कि ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाले तो ये रेड कलर दिखा रहा है क्योंकि इनवैलिड है, उसका फॉर्मेट ये नहीं है, तो अभी नहीं दिखाएगा। कुछ अगर मान लीजिए डर्टी पे दिखाएगा, मतलब डर्टी पे दिखाएगा, कुछ यहाँ पे टाइप करेंगे तब एरर दिखाएगा, या फिर कुछ गलत करेंगे तो उस समय दिखाएगा, या फिर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब इसमें दिखाएगा रेड कलर में, या फिर कुछ नीचे लिख दे ऐसा करके। तो देखिए उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो वीडियो देख लीजिए, मैं रिकमेंड करूँगा। डिटेल में सब कुछ बताया गया है, आपको बहुत मज़ा आएगा। वो कहानी बस सुनते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ एंगुलर के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे समझते हैं कि जब इनवैलिड अगर नहीं है, अगर इनवैलिड रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इनवैलिड अगर नहीं है तब जाकर हमारा देख सकते हैं हमारा API कॉल होगा। API में हमने एक
जेनरिक, यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विसेज बनाया। ये सर्विस मैं उसको एक सेकेंड में जाता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जेनरिक सर्विस मैं एक बनाया, तो मैं यहाँ पे आ गया जेनरिक सर्विस। एक ये सर्विस क्या करेगा, जितना भी एपीआई कॉल हो रहा है उसको ये मैनेज करेगा। एपीआई कॉल को मैनेज करने के लिए ये मैं सर्विसेज बना रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे। तो इसलिए ये सर्विस है। तो ये सर्विस करता क्या है कि जब एपीआई पोस्ट करते हैं, पुट करते हैं, गेट करते हैं, अगर फाइल को पोस्ट करते हैं तो ये सब कॉल होगा। तो ये मेथड है, कुछ नहीं है, एक मेथड है जो कि पैरामीटर लेता है और वो पैरामीटर लेगा और ऑब्जेक्ट लेगा, एपीआई ऑब्जेक्ट। मतलब किस इंड पॉइंट में आप जाना चाहते हो, मतलब रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो और क्या सेंड करना चाहते हो, उसका डेटा क्या सेंड करना चाहते हो, तो वो सब यहाँ पे लेगा और फिर रिटर्न कर देगा इसको। और ध्यान रहे ये ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल है मतलब सब्सक्राइब करके आपको उसका डेटा लाइक अ स्ट्रीम प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि मान लीजिए फ्यूचर में अगर मान लीजिए किसी हर एक पोस्ट जो एपीआई है उसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ा या कुछ चेंजेस करना पड़ा, तो आप जहाँ जहाँ अगर डायरेक्ट अगर कॉल करेंगे, डायरेक्ट जो है एचटीटीपी क्लाइंट लाइब्रेरी यूज करके आप यूज करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि हर जगह जाकर चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या है कि आपको ये एक सेंट्रल प्लेस मिल गया, यहाँ पर कुछ आप चेंज कर दीजिए, कुछ लॉजिक लगा दीजिए, तो ये हर जगह अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक जगह पर ही चाहिए तो यहाँ पे मत कीजिए, जहाँ से कॉल कर रहे हैं वहाँ कर दीजिए। मतलब मैं लॉगिन से कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दूंगा। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के चीज़ को करना पड़ता है ताकि आपका कोड मोर डायनेमिक हो जाए और मोर स्केलेबल हो जाए। फ्यूचर में आप स्केल अगर करें तो किसी भी तरह का कोई इशू ना हो, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के फंक्शनलिटी को ऐसे मैनेज करना। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, तो गेट पोस्ट हो गया, गेट पुट ये समझ गए होंगे। तो हमने क्या किया, इस सर्विस को इंपोर्ट किया, सर्विस का नाम है जेनरिक सर्विस, उसका उसको इंटेंसिएट किया और जेनरिक सर्विस को यूज करके एपीआई पोस्ट मेथड कॉल किया और वैल्यू भेज दिया, फॉर्म का वैल्यू, और राउट भेज दिया, एपीआई एंड पॉइंट भेज दिया कि किस एपीआई एंड पॉइंट पे जाएगा, तो मैं लॉगिन भेज दिया। आप नोटिस करेंगे केवल लॉगिन क्यों, इसमें पूरा टोटल यूआरएल क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे फुल यूआरएल ना होकर मैं छोटा सा एक लॉगिन भेज रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका सेम एप्लीकेशन अगर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे डालिएगा, मे बी डोमेन नेम अलग अलग हो गया, या फिर जो बैकएंड है, बैकएंड का जो डोमेन नेम है वो अलग हो गया, उस केस में क्या होगा, जहाँ जहाँ आप एपीआई कॉल किए हैं वहाँ वहाँ जाकर इंड पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा, जो कि ये आप करना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली आप नहीं करना चाहेंगे कि अगर सपोज दैट 500 एपीआई कॉल हुआ है तो 500 जगह पे इंड पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, तो उसको भी डायनेमिक करना पड़ेगा। उसको डायनेमिक यहाँ पे करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि जो कॉमन चीज़ है वो मैं यहाँ पे नहीं लिखा, जो अनकॉमन है वो लिखा। मतलब एक यूआरएल इंड पॉइंट में, मतलब जो बैकएंड में एपीआई कॉल करते हैं उसका एक इंड पॉइंट होता है, जो राउट होता है, उसमें जो कुछ कॉमन होते हैं लाइक डोमेन नेम, डोमेन नेम तो एक ही रहेगा और बाकी चीज़ जो है अनकॉमन होते हैं। तो अनकॉमन को हम यहाँ पे डाल दिए और कॉमन वाले को बाद में देख लेंगे। बाद में कैसे देखेंगे वो हम बताते हैं, इंटरसेप्टर वगैरह यूज करते हैं। अब वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आएगा तो वो ऑथ यूज कर, ऑथ देख सकते हैं, एक और हम लोग सर्विसेज यूज किए हैं ऑथ। ऑथ सर्विस को हम यहाँ पे देंगे कि अब इस टोकन को ले लो और यूज़र का डेटा को ले लो, और ये तीसरा जो पैरामीटर है वो लॉगिन है कि नहीं, ये तीनों इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दिए, टोकन, यूज़र और ट्रू है या फॉल्स है, मतलब लॉगिन है कि नहीं है। और एक और कॉल दिए मेक लॉगिन, मतलब लॉगिन कर दो इसको। ये जो डेटा भेज रहे हैं इसको हम लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, यहाँ पे आकर इस जगह पे आकर ये सेव होगा। ठीक है, तो घबराइएगा मत, यहाँ पे आकर सेव करेगा। उसके लिए एक हमने मेथड कॉल किया है और मेक लॉगिन, इसको लॉगिन कर सिस्टम को बताने के लिए कि हम यूज़र लॉगिन है, उसके लिए यहाँ पे किया गया है। ये समझ गए? ओके, अब चलिए ऑथ एक बार एक नज़र डाल देते हैं ऑथ के बारे में। ये रहा हमारा ऑथ सर्विस। ऑथ सर्विस में देखते हैं तो ऑथ सर्विस में क्या है, यहाँ पे नोटिस करिएगा
कि JWT टोकन ऐप URL इज लॉगिन। ये क्या है कि लोकल स्टोरेज में वैल्यू को सेट करने के लिए की और वैल्यू चाहिए, तो की हो गया टोकन, वैल्यू जो हम सेट करना चाहते हैं। मेक लॉगिन वो चेक करेगा कि लॉगिन है कि नहीं, अगर लॉगिन है तो एडमिन पे रीडायरेक्ट कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, ये मेक लॉगिन शायद यहाँ पे आप यूज किए होंगे, देखिए मेक लॉगिन। तो मेक लॉगिन पहले चेक करेगा यूज़र लॉगिन है कि नहीं। कैसे चेक कर रहा है, तो इज लॉगिन यहाँ पे कॉल किया और उसका वैल्यू प्राप्त किया कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये चेक करेगा गेट JWT टोकन, ये फिर ये JWT टोकन में JWT टोकन प्राप्त किया। अब JWT टोकन का मिल गया उसको, मतलब कैसे, ये मिल गया लोकल स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज को मैनेज करने के लिए एक और सर्विसेज यहाँ पे यूज किया गया है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब सर्विसेज ऐसा ही यूज करना पड़ता है। अगर किसी भी कम्प्लेक्स और किसी कंपनी में आप काम करते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट में, तो इस टाइप से सर्विसेज यूज करना पड़ता है। तो कंफ्यूज मत होइए, जितना ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं एप्लीकेशन को स्मॉल पार्ट में, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में एक बार ये सर्विसेज में चलते हैं, फिर धीरे धीरे रिटर्न भी आएंगे। तो एक वेरिएबल में ले लिया एल एस का मतलब विंडोज़ और लोकल स्टोरेज, मतलब इतना चीज़ लिखने के बजाय हम एल एस लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू लेंगे और यहाँ से सेट आइटम करेंगे, मतलब की और वैल्यू। मतलब इस मेथड में की डालेंगे और वैल्यू डालेंगे, दो पैरामीटर लेगा और की और वैल्यू को सेट कर देगा, मतलब लोकल स्टोरेज में। गेट आइटम करना है तो की बेस बस देंगे उसको, उस की का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट करके हमको दे देगा। तो देख सकते हैं ट्राई कैच ये सब यूज किया गया है, तो वो सब वैल्यू देगा। उसके बाद क्लियर। अब मान लीजिए लोकल स्टोरेज से सारे वैल्यू को हटाना है तो क्लियर कर देंगे, यानी लॉग आउट कराना है तो उसके लिए ये हो गया। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में, अभी थोड़ा देर के। ठीक है, तो मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, तुरंत मैं आ रहा हूँ ऑनलाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब आप समझने का प्रयास करेंगे जेनरिक सर्विस, ये तो हो गया। उसके बाद ऑथ सर्विस डॉट टी एस में, ठीक है, तो ऑथ सर्विस अगेन हम वहाँ पे मूव करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम जाते हैं ऑथ सर्विस, ये रहा सर्विसेज के अंदर ऑथ सर्विस डॉट सर्विस डॉट टी एस। तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है, देखिए एक हो गया गेट JWT टोकन, तो यहाँ पे की डाल देंगे। की क्या है JWT टोकन का, तो वो है जे टोकन। टोकन में जो भी डेट लोकल स्टोरेज में जो भी वैल्यू होगा आपको प्रोवाइड कर देगा, रिटर्न कर देगा। गेट यूजर, अगर यूजर चाहिए तो क्या होगा, ऐप यूजर मतलब यूजर के ऊपर जो वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देगा। और फिर आ जाता है सेट यूजर एंड टोकन। ठीक है, ये क्या, तो ये क्या करेगा, तीन पैरामीटर ले रहा है, एक टोकन ले रहा है, दूसरा यूजर ले रहा है और तीसरा इज ऑथेंटिकेटेड, मतलब यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं ये मुझे सिस्टम को बताना है। और दूसरा ये तो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं वो हो गया। और अ, ये यूजर देख सकते हैं यूजर का डेटा, और तीसरा टोकन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल एस मतलब अगेन ये एक सर्विसेज है। सर्विसेज मतलब लोकल स्टोरेज में वैल्यू को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें की डालेंगे और वैल्यू डालेंगे और लोकल स्टोरेज में वैल्यू को सेट कर देगा। तो टोकन यहाँ पे सेट कर दिए, ऐप यूजर का डेटा सेट कर दिए, और लॉगिन है कि नहीं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेट कर दिए। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। नाउ अभी हम आगे मूव करते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं पहले। तो मैं लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जल्दी से मैं एडमिन डालता हूँ, और एडमिन 1 डॉट समथिंग मैं लॉगिन करने का प्रयास करता हूँ। मैं एपीआई कॉल किया और ये हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद एक एपीआई कॉल हुआ और उसके बाद हमको टोकन मिला और यूज़र का डेटा मिला और इज लॉगिन, ये सब यहाँ पे सेट हो गया। क्यों सेट हो गया, क्योंकि हमने इस सर्विसेज का इस्तेमाल किया। तो इस सर्विसेज का इस्तेमाल करने की वजह से ये सेट हो गया। अब यूज़र टोकन और यूज़र का डिटेल तो हो गया, ये समझ गए। अब हम मूव करेंगे लॉगिन कंपोनेंट में। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कैसे काम कर रहा है। बट आप नोटिस कीजिएगा कि जब आपने एपीआई कॉल किया, जब आपने नेटवर्क में आप जाइएगा तो यहाँ पे एपीआई आपने कॉल कर किया, लाइक ये वाला। तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, हेडर में दिखाऊंगा। हेडर में आप हेडर में देखेंगे कि मैं
ये ईमेल आईडी और पासवर्ड सेंड किया, ठीक है। उसके साथ साथ बट यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि लोकल होस्ट होस्ट 9000 मैं ये यहाँ पे जो है मतलब कंप्लीट ये आपको दिख रहा होगा एपीआई का एंड पॉइंट। हालांकि मैंने वहाँ पे लॉगिन ही केवल डाला था, तो ये सब कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये सब आया इंटरसेप्टर के थ्रू। इंटरसेप्टर क्या है इसको समझते हैं पहले। जो भी रिक्वेस्ट आप बैकएंड को भेज रहे हैं या फिर बैकएंड से जो रिक्वेस्ट आ रहा है, दोनों के बीच का एक मिडल वेयर है, मतलब मिडल में एक बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं इंटरसेप्टर। वो जो है चेक करेगा, मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बैकएंड को, तो जाने से पहले ही कुछ अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सपोज डेटा चेंज करना चाहते हैं, या फिर यूआरएल चेंज करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे हेडर्स चेंज करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर रिस्पॉन्स अगर आया तो रिस्पॉन्स में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सपोज दैट हमको जो रिस्पॉन्स आया उसमें डेटा में, अब डेटा क्या आया था, डेटा आया था, मैं नेटवर्क में एक बार चलता हूँ, डेटा में रिस्पॉन्स में जाऊँगा, तो इसको यहाँ प्रीव्यू में जाता हूँ और डेटा आया यहाँ पे। सपोज दैट नेम ले लीजिए, नेम में जो है स्मॉल ए है, हम उसको चाहते हैं कि जो भी नेम आए वो कैपिटल हो के आए, पहला लेटर, तो उसको भी वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये है कि नहीं इंटरेस्टिंग। तो ये सारे चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए इंटरसेप्टर यूज करते हैं। बट उसका स्टेप क्या है, कैसे यूज करते हैं। इंटरसेप्टर यूज करने के लिए जैसे आपने यहाँ पे देखा कि गार्ड आपने क्रिएट करना चाहा इसके थ्रू, वही सेम प्रोसेस से, इसको मैं क्लोज कर दिया, सेम प्रोसेस से आप इंटरसेप्टर यूज कर क्रिएट कर सकते हैं। तो एनजी जनरेट इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर एंड इंटरसेप्टर का नेम, जो भी नेम आप डालना चाहते हैं, मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए तो उसी से रिलेटेड नेम डालिए ताकि फ्यूचर में पता चले कि ये ऑथेंटिकेशन, ये इंटरसेप्टर किस लिए बनाया गया है। तो कुछ जो कोड होते हैं जो पहले से आपको मिल जाएगा, मतलब वो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो जनरली सेम ही होते हैं हर एक इंटरसेप्टर में। तो वो आपको अगर लिखना चाहें तो आप फोल्डर क्रिएट करके भी कर सकते हैं, बट नहीं करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एंगुलर CLI दिया गया। CLI इसीलिए दिया गया है कि एंगुलर CLI के माध्यम से बड़े आसानी से जो है आप अ, जो है जनरेट कर सकते हैं कोड, जो बेसिक जो कोड होते हैं, जो कॉमन कोड होते हैं, वो आप जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ गए, ये लॉगिन हो गया। तो ये इंटरसेप्टर हो गया, इंटरसेप्टर जनरेट करेंगे। तो इंटरसेप्टर जनरेट करेंगे तो कैसा ये दिखेगा, चलिए उसमें एक नज़र डालते हैं। तो लेट सपोज HTTP कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर, ठीक है। HTTP कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर में कुछ इस टाइप से कोड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ये है क्या, बस आपको इतना ही देखना है कि इंटरसेप्ट मेथड आपको यहाँ पे मिलेगा। ये इंटरसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है HTTP इंटरसेप्टर। तो ये सब में कॉमन ही होता है बेसिकली। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आप मोस्ट ऑफ द चीज़ यहाँ पे कॉमन ही होता है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट जो मेथड है, इंटरसेप्ट मेथड में आप यहाँ पे अगर अलाउ करेंगे रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न नेक्स्ट हैंडल रिक्वेस्ट, मतलब आप रिटर्न करेंगे, ऐसे करेंगे। जब आप अलाउ करेंगे तो रिटर्न कर देंगे। तो ये क्या हो गया कि अगले रिक्वेस्ट के लिए, अगले इंटरसेप्टर के लिए और मे भी बैकएंड में जा सकता है, तो उसके लिए आप अलाउ कर दिए। अलाउ करने के लिए ये कोड है, ये बेसिक सिंटैक्स है। हैंडल कॉल करना पड़ता है नेक्स्ट का, और जो भी रिक्वेस्ट है उसको पास करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट और नेक्स्ट दो चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। रिक्वेस्ट मतलब जो जो भी चीज़ आप बैकएंड को भेजना चाहते हैं वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, तो वो उसको मिल गया, उसका डिटेल मिल गया। तो आप कंसोल करके देख लीजिए। जब आप इसको कंसोल कीजिएगा, तो चलिए कंसोल किया हुआ है उसको देखता हूँ मैं। तो कंसोल में देखिए रिक्वेस्ट, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। बॉडी, जो आप बॉडी में डेटा को भेज रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। गेट पोस्ट मेथड, किस टाइप का मेथड है वो मिल रहा है। पैरामीटर अगर पास करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं URL क्या है, तो URL लॉगिन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप पास करें, URL मतलब एंड पॉइंट, तो सब कुछ डिटेल मिल गया। अब आपको करना क्या है, इस इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करके हम ये करेंगे कि जो URL है उसको मॉडिफाई कर देंगे। डेटा को भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, बट हम URL को मॉडिफाई करना चाहते हैं। लॉगिन नहीं होना चाहिए, कंप्लीट URL होना चाहिए। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए
हम यहाँ पे क्या कर दिए, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल लिए जिसमें एक जो कॉमन चीज़ है, जैसा कि आपको मैं बताया, जो हर एक रिक्वेस्ट के लिए कॉमन है वो मैं यहाँ पे डाल दिया। ये कॉमन है हर एक रिक्वेस्ट के लिए। हालांकि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जो कॉमन होता है उसको आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर डाल दीजिए और वहाँ से इसको इंपोर्ट करके यूज कर लीजिए इन्वायरमेंट वेरिएबल से। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में ये डालना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि ये ऐसे किया गया है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल दीजिए और उसके वैल्यू को एक्सेस कीजिए। जब भी फ्यूचर में अगर सपोज एक बैकएंड है, बैकएंड का अगर मान लीजिए कुछ कुछ चेंज हो गया, डोमेन नेम चेंज हो गया, किसी अनदर सर्वर पे चला गया या फिर जो भी रीजन हो, उस केस में आप बड़े आसानी से जो है उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब हर जगह मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप कंसोल करके चेक कर सकते हैं। तो हमने करके चेक किया। अब उसके यूआरएल को request.url करेंगे तो यूआरएल हम मेरे पास मिल गया, जो हम एपीआई कॉल करते टाइम में जो प्रोवाइड किए थे। तो .url किए तो यूआरएल मिल गया, इस ऑब्जेक्ट में है वैल्यू। अब हमको क्या करना है कि अब इसको कॉन्कैट करना है, मतलब ये इसको और इसको दोनों को कॉन्कैट करके कंप्लीट बना देना है। ठीक है, तो कंप्लीट कैसे बनाएंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट सर्च एस, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया, देखिए कॉन्कैट किया गया एपीआई यूआरएल, मतलब ये वाला, प्लस जो वहाँ से आया रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, दोनों को ऐड करके रिक्वेस्ट में हम यहाँ पे प्रोवाइड, ये बेसिक सिंटैक्स है उसका। ऐसे करके रिक्वेस्ट को हम अपडेट कर दिए। मतलब क्लोन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट लिए इसका, डॉट क्लोन, क्लोन मतलब एक प्रोवाइड करता है एंगुलर इंटरसेप्टर, वो आप ले लिए। अब किसको चेंज करना है, तो यूआरएल को वो ले लिए। क्या डालना है यूआरएल, उसके जगह पे क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए कि होना क्या चाहिए कि आपका डोमेन नेम जो कॉमन है और प्लस जो कॉमन नहीं है, जो आप जहाँ कॉल कर रहे हैं वहाँ पे प्रोवाइड किए थे, दोनों को कॉन्कैट कर दो। अब कुछ और भी हेडर्स चेंजेस करने पड़ते हैं कभी कभी, लाइक कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, क्योंकि एपीआई कॉल कर रहे हैं तो एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, ये सब भी चेंज कर सकते हैं। अगर हेडर अगर नहीं है सेट तो सेट कर दीजिए, देख सकते हैं अगर नॉट हेडर समथिंग लिखा हुआ है तो इस टाइप से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद आप नेक्स्ट डॉट हैंडल रिक्वेस्ट पास कर दीजिए। बट यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे पाइप मेथड के थ्रू कुछ और भी चीज़ें किया गया है। ये क्या है, ये इसलिए किया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं HTTP रेस्पॉन्स, मतलब हम रेस्पॉन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब रेस्पॉन्स पहले यहाँ पे आएगा, मतलब जब वहाँ पे गया बैकएंड में, बैकएंड जब रेस्पॉन्स सेंड करेगा तो रेस्पॉन्स सबसे पहले यहाँ से आएगा, इसके बाद ये गुजरेगा यहाँ से। तो इसीलिए जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे किया गया है। सपोज दैट आप लोडर दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी एक्टिव, अगर मान लीजिए एपीआई कॉल अगर है तो उसके लिए लोडर घुमा दीजिए। लोडर से आपको ये पता चल जाएगा कि अभी प्रोसेस में है। फिर जब रिक्वेस्ट आ जाएगा तो लोडर को ऑफ कर दीजिए। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जो भी कंडीशन डालना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं। अगर एरर आ जाता है तो एरर यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो मान लीजिए एरर आ गया तो ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरसेप्टर। आपने इंटरसेप्टर तो क्रिएट कर दिया, बट एंगुलर को तो बताना पड़ेगा ना कि इंटरसेप्टर मैंने क्रिएट किया हूँ, मैं क्रिएट किया हूँ, उसको यूज करो। तो कैसे हम बताएंगे, तो उसके लिए जो है यहाँ पे ऐप मॉड्यूल में जाते हैं और यहाँ पे हम बताते हैं। मतलब जो जो भी इंटरसेप्टर हम क्रिएट करेंगे एंगुलर को बताने के लिए, हम यहाँ पे प्रोवाइडर में ऐप मॉड्यूल में हम यहाँ पे बताएंगे, एंगुलर को इंपोर्ट करेंगे। तो प्रोवाइडर में HTTP इंटरसेप्टर है, इसलिए HTTP इंटरसेप्टर में लिख दिया। यूज क्लास मतलब इंटरसेप्टर का नेम, तो जैसे कि ये इंपोर्ट किया गया है तो वो यहाँ पे डाल दिया गया है। मल्टी ट्रू मतलब ये एंगुलर को बता रहे हैं क्या मल्टीपल इंटरसेप्टर है, मल्टीपल इंटरसेप्टर है तो ट्रू। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटरसेप्टर यूज किया गया है। हालांकि एक इंटरसेप्टर में भी काम हो जाता है, बट डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए 3 इंटरसेप्टर यूज किया गया है। लाइक ये तो हो गया मान लीजिए कुछ हेडर वगैरह चेंज करने के लिए। दूसरा इंटरसेप्टर है जो ये चेक करेगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। अगर यूजर लॉगिन है तो टोकन भी दो, अगर यूजर लॉगिन अगर है तो टोकन भी उसको प्रोवाइड करो, क्योंकि अब प्रोटेक्टेड रिसोर्स यूज करेगा तो टोकन चाहिए। बैकएंड को पहले टोकन वेरीफाई करेगा तो पहले टोकन अटैच करके भेजते रहो। तो वो डायनेमिकली करने के लिए हम उसके लिए एक इंटरसेप्टर बना दिए। अगर कुछ एरर अगर आता है तो उसको मैनेज करने के लिए एक अलग इंटरसेप्टर बना दिए। तो हमारे पास 3 इंटरसेप्टर हो गया।
तो फ्लो क्या हुआ, पहले रिक्वेस्ट जाएगा HTTP इंटरसेप्टर के पास, जब ये अलाउ करेगा कुछ मॉडिफिकेशन करके तब जाएगा ये JWT इंटरसेप्टर के पास। JWT इंटरसेप्टर में हमने लॉजिक लिखा कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो टोकन भी भेज दो बैकएंड को, अगर नहीं है तो मत भेजो। वो चेक करेगा, कुछ मॉडिफाई करेगा, जब ये अप्रूव हो गया, ये अलाउ करेगा, तब जाएगा एरर के पास, चेक करेगा कि कुछ एरर तो नहीं है, अगर एरर नहीं है तब जाएगा बैकएंड के पास। बट जब बैकएंड से जब वापस आएगा रिस्पॉन्स तो पहले जाएगा एरर इंटरसेप्टर, फिर जाएगा JWT इंटरसेप्टर, JWT इंटरसेप्टर भी रिस्पॉन्स को अलाउ कर देगा, तब ये जाएगा HTTP कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर, ये भी अलाउ कर देगा कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ भी चेंजेस करने के बाद। तो फिर जब जाकर जो है आपके कंपोनेंट को मिलेगा उसका डेटा। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। तो इंटरसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगुलर में, जो है बहुत ही बेहतरीन फीचर मैं बोलूँगा इंटरसेप्टर। तो मैं JWT इंटरसेप्टर पर भी एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये हो गया JWT इंटरसेप्टर। JWT इंटरसेप्टर में बस यही चेक किया गया है कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे गया इफ़ JWT टोकन दिस डॉट ऑथ डॉट, मतलब क्या, कि करेंट यूज़र में चेक कर रहा हूँ यूज़र लॉगिन है कि नहीं, टोकन है कि नहीं, तो हमको मिल जाएगा कि यूज़र लॉगिन है। यूज़र लॉगिन है तो सेट हेडर, ऑथराइजेशन में JWT टोकन, टोकन में भेजूंगा। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट को पास कर दूंगा, मतलब अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है टोकन। तो फर्स्ट टाइम जब हम लॉगिन किए तो लॉगिन के टाइम में हमको किसी भी तरह का कुछ भी टोकन पास नहीं करना पड़ा। ठीक है, आप समझ गए, किसी भी तरह का कोई भी टोकन जो है पास नहीं करना पड़ा। ये बेहतरीन है बहुत। बट अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तब अब जब हम रिक्वेस्ट जो भी करेंगे, अब हमको ये अटैच करके, ये देख सकते हैं ऑथराइजेशन हेडर अटैच करके, मतलब टोकन अटैच करके बैकएंड को भेजेगा, बैकएंड वेरीफाई करेगा, फिर डेटा देगा। तो ये समझ गए। तो यही इसका बेसिक फंडा है। अब हम आते हैं थोड़ा सा ऐप मॉड्यूल TS में। मतलब मान लीजिए ये इंटरसेप्टर A है, B है, C है, तो रिक्वेस्ट जब जाएगा तो A में जाएगा, फिर B में जाएगा, फिर C में जाएगा, जब उधर से आएगा तो C में आएगा, फिर B में आएगा, फिर A में आएगा, और आएगा तब भी, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तब भी, और रिस्पॉन्स ला रहे हैं तब भी। दोनों के केस में आप मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ भी चीज़ उसके रिस्पॉन्स को या फिर रिक्वेस्ट को। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर हम यहाँ पे लॉगिन पेज में विजिट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमको रीडायरेक्ट करेगा एडमिन पेज में, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ऑथेंटिकेशन राउटिंग से ये कंट्रोल हो रहा है। राउटिंग चेक करेगा कि लॉगिन है कि नहीं है, लॉगिन अगर है तो जो हम लोग गार्ड यूज किए हैं, गार्ड जो है ट्रू और वैल्यू देगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको लॉग आउट कर देंगे तो लॉग आउट का फीचर यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्लियर करके मैं लॉग आउट कर दिया। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये लॉगिन पेज में चला गया। तो इस टाइप से हम ऑथेंटिकेशन को अंजाम देते हैं एंगुलर में। अगर फिर भी किसी भी तरह का डाउट है एंगुलर से रिलेटेड तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग चाहते हैं और इसका कोड चाहते हैं तो फिर आप डेफिनेटली व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।